एमपी सरकार एक बार फिर कर्ज लेने जा रही है। बीते एक हफ्ते में सरकार दूसरी बार बाजार से कर्ज लेगी। सरकार इस बार बाजार से 1000 करोड़ रुपए का कर्ज ले रही है। इससे पहले भी 1000 करोड़ रुपए का कर्ज 6 अक्टूबर को लिया था। सरकार अब तक करीब 9000 करोड़ रुपए का कर्ज बाजार से ले चुकी है। इस हिसाब से मध्य प्रदेश पर अब कुल कर्ज 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया है। सरकार के कर्ज लेने को लेकर विपक्ष ने निशाना साधा है। कांग्रेस की माने तो प्रदेश सरकार फिजूल खर्ची में लगी है, यही वजह है कि लगातार कर्ज लिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से कांग्रेस के इन आरोपों का जवाब दिया गया है। बीजेपी का कहना यह है कि दरअसल प्रदेश में कोविड की स्थिति और डेवलपमेंट के कार्यों को देखते हुए सरकार कर्ज ले रही है और अभी भी उसके कर्ज लेने की सीमा केंद्र की ओर से तय लिमिट से कम है। हालांकि दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप के दौर कर्ज को लेकर जारी हैं। बीजेपी से इस्तीफा देकर शिवसेना के टिकट पर सांबेर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके जगमोहन वर्मा ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यही कारण है कि बीजेपी के विधायक आकाश विजयवर्गीय, नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे और प्रवक्ता उमेश शर्मा आज उन्हें मनाने उनके घर पहुंच गए, लेकिन उनकी कोशिशें नाकामयाब रहीं। बीजेपी के कई अहम पदों पर रहे वरिष्ठ नेता जगमोहन वर्मा ने कई सालों तक सांबेर में काम किया है। उनकी घुसपैठ सांबेर के हर घर में है, लेकिन वे काफी समय से बीजेपी से नाराज चल रहे थे। अब उन्होंने बीजेपी के सहकारिता प्रकोष्ठ के नगर संयोजक के अलावा नगर भाजपा के कार्य समिति सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी के पूर्व विधायक और मंत्री प्रकाश सोनकर के करीबी रहे जगमोहन वर्मा ने सांबेर से शिवसेना के टिकट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसलिए बीजेपी में घबराहट नजर आ रही है। उन्हें मनाने की जिम्मेदारी विधायक आकाश विजयवर्गीय, नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे और बीजेपी प्रवक्ता उमेश शर्मा को दी गई। जब ये नेता उनके घर पहुंचे तो उमेश शर्मा उनकी मनुहार करने के लिए उनके पैर तक दबाने लगे। हालांकि उनकी मेहनत बेकार गई। जगमोहन वर्मा 70 के दशक से बीजेपी से जुड़े थे। प्रदेश में अर्जुन सिंह की सरकार के समय उन्होंने बीजेपी को मजबूत करने के लिए कई आंदोलन किए थे, जिसके चलते उन पर 32 केस भी दर्ज किए गए। लेकिन हम्मालों की समस्याओं को लेकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बीजेपी नेताओं के मनाने के बाद जब जगमोहन नहीं माने तो उनकी पत्नी से भी बात की गई, लेकिन मामला सुलझ नहीं सका। हालांकि बीजेपी नेता इसे घर का मामला बताते हुए जगमोहन की पार्टी में वापसी की उम्मीद जरूर जता रहे हैं। बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि जगमोहन वर्मा ने उनके पिता कैलाश विजयवर्गीय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। हम्माल संघ की मांगों को लेकर उनकी नाराजगी है। उनकी पीड़ा व्यक्तिगत नहीं है, गरीबों की पीड़ा की बात वो कर रहे हैं। उनकी समस्या का निराकरण करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे उनका आशीर्वाद बीजेपी को मिलता रहे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे जगमोहन वर्मा यदि सांबेर से चुनाव लड़ते हैं तो इससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी। यही कारण है कि वो डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के जैसीनगर पहुंचे। जैसीनगर में उन्होंने पारुल साहू के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। मंच से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत पर जमकर निशाना साधा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। आने वाले समय में सागर और सुर्खी के विकास की इबारत लिखी जाएगी। कांग्रेस नेताओं के विवादित बयानों को लेकर अब बीजेपी इसे चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है और इसी के साथ ही चुनावी संग्राम को लेकर बीजेपी इस तरह के रथ हर विधानसभा क्षेत्र में भेजने की तैयारी कर रही है, जिनमें शिवराज सरकार की जो योजनाएं हैं उन्हें लेकर जनता को रूबरू कराया जाएगा कि शिवराज सरकार में किन किन योजनाओं से जनता को फायदा मिला है। साथ ही कमलनाथ सरकार में कौन सी योजनाओं से जनता को तकलीफ हुई है, इस सारी चीज़ों की भी यहाँ पर पूरी जानकारी दी जाएगी। तो कह सकते हैं इन स्मार्ट जो रथ हैं, इसी के जरिए भाजपा इन सारे मुद्दों को जनता तक पहुँचाने का काम करेगी। तो कह सकते हैं ये स्मार्ट रथ या डिजिटल रथ पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुके हैं और हर विधानसभा क्षेत्र में जहां चुनाव होने हैं वहां इन रथों के जरिए ही प्रचार प्रसार किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि बीजेपी पूरी तरह से अब आक्रामक मोड पे आ चुकी है और जिस तरह से विवादित बयान, विवादित हमले लगातार किए जा रहे हैं, उसे लेकर बीजेपी ने भी अब पूरी तैयारी कर ली है। राजमाता विजयराजे सिंधिया के शताब्दी वर्ष का समापन आज ग्वालियर में हुआ, जिसमें
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राजमाता ने बीजेपी को वट वृक्ष के रूप में स्थापित किया है। वो राजतंत्र से आने के बाद लोकतंत्र में जनसेवा की पर्याय बन गई थी। आज राजमाता विजयराजे सिंधिया की 101वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर ग्वालियर में राजमाता विजयराजे सिंधिया जन्म शताब्दी वर्ष का समापन भी हुआ। आज यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया सुबह सिंधिया छतरी पर पहुंचे और राजमाता की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको याद किया। इस मौके पर आज बंधन गार्डन में एक विशाल कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 1971 में जब देश में इंदिरा लहर थी, तब राजमाता सिंधिया और माधवराव सिंधिया ने मिलकर मध्य भारत की सभी 11 लोकसभा सीटों पर जनसंघ को जीत दिलाई थी। उन्होंने आपातकाल में भी संघर्ष किया और सशक्त, समृद्ध, शक्तिशाली भारत निर्माण में पूरा जीवन होम कर दिया। राजमाता की बड़ी इच्छा थी कि अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण हो। उस आंदोलन में भी राजमाता सम्मिलित रही थी। आपातकाल में राजमाता तिहाड़ जेल में रही, लेकिन कभी झुकी नहीं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजमाता की याद में जो 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है, वो सही में राजमाता के लिए देश के सारे नागरिकों की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि है। आज दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजमाता की स्मृति में 100 रुपये का नया सिक्का जारी किया। पीएम के कार्यक्रम का ग्वालियर में भी सीधा प्रसारण हुआ। सीएम शिवराज ने पीएम मोदी को इसके लिए धन्यवाद भी दिया है। इस मौके पे राजमाता की बेटी यशोधरा राजे सिंधिया और उनके पौत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज राजमाता की याद में 100 रुपये का एक स्मारक सिक्का जारी किया है। हाथरस मामले में जबलपुर की महिला के कनेक्शन होने की खबरों के बीच आज इंतजार था कि कब नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल की ओर से महिला चिकित्सक को शो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा। इस बीच अस्पताल के डीन का यू टर्न सामने आया है और उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक सरकार से उन्हें कोई निर्देश नहीं आ जाएंगे या कोई शिकायत उन तक नहीं पहुंचेगी, तब तक वे किसी भी प्रकार से शो कॉज नोटिस जारी नहीं करेंगे। बहरहाल व्यक्तिगत रूप से उन्होंने महिला चिकित्सक को बुलाया है और वो बातचीत करेंगे और इस पूरे मामले में उनसे जवाब तलब जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल शो कॉज नोटिस जारी करने की बात से उन्होंने आज इनकार कर दिया है। जबकि बीते दिनों ये बात लगातार वो कह रहे थे कि वर्किंग डे मंडे से होगा, इस लिहाज से उन्हें उसी दिन नोटिस सर्व कर दिया जाएगा। इस बीच तमाम नए आरोप भी महिला चिकित्सक पर लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने भी कई गंभीर आरोप उन पर लगा दिए हैं और स्पष्ट रूप से ट्विटर हैंडल अकाउंट में उन्हें नक्सली रूप से संबोधित किया है। बहरहाल नित नए खुलासे इस पूरे मामले में लगातार हो रहे हैं। महिला चिकित्सक भी सामने आएंगी इन तमाम आरोपों में, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है कि उन्हें शो कॉज नोटिस भी अस्पताल की रूटीन है वो जारी नहीं कर रहे हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हुए गोलीकांड के आरोपी जवान ने 36 घंटे के बाद आज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में सरेंडर कर दिया। आपको बता दें, आरोपी ने 36 घंटे के बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के आला अधिकारियों के समक्ष सरेंडर किया है। घटना परसों देर शाम 7 बजे की रही, जब डीएससी के जवान सकर सिंह ने अपने सीनियर जेसीओ को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद आरोपी जवान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के परिसर में ही जाकर छुप गया था। जिसके बाद लगातार आरोपी से आत्मसमर्पण करने की बात कही जा रही थी, जिसको देखते हुए कटनी पुलिस समेत ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्नल और जबलपुर से आई आर्मी के द्वारा उससे संपर्क किया जा रहा था, पर उसके द्वारा समर्पण की बात बिल्कुल इनकार कर दी जा रही थी। जिसके बाद आज सुबह 9 बजे के आसपास उसके द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया गया। आपको बता दें, समर्पण के बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के आला अधिकारी समेत आर्मी के लोगों ने उससे बातचीत की। साथ ही 2 बजे के आसपास उसे कटनी की माधोनगर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया, जिसके बाद कटनी की माधोनगर पुलिस उसे कटनी के न्यायालय पेश करेगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। आरोपी जवान के द्वारा इस तरह की घटना को क्यों अंजाम दिया गया है, फिलहाल इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है, जिसकी जानकारी के लिए ऑर्डिनेंस प्रबंधक समेत आर्मी के लोग लगे हुए हैं। जबलपुर में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। आधाताल थाना क्षेत्र में एक ऑटो चालक के साथ हुई मारपीट के बाद यह कहना गलत नहीं होगा, तालिबानी अंदाज में की गई यह मारपीट बेहद शर्मनाक है।
दरअसल पूरा मामला एक ऑटो चालक और स्कूटी की टक्कर से जुड़ा है, जिसके बाद स्कूटी सवार युवती ने अपने परिवार के सदस्यों को बुलाया और उन्होंने मौके पर पहुंचकर ऑटो चालक को बेदम पीटा। अधारताल थाना क्षेत्र में शोभापुर में एक ऑटो चालक की लापरवाही उसकी जान के लिए मुसीबत बन गई। लोडिंग ऑटो चालक ने स्कूटी सवार एक युवती को टक्कर मार दी, जिसके बाद युवती ने फ़ोन करके अपने रिश्तेदारों को वहां पर बुला लिया। बाइक और कार से पहुंचे कुछ लोगों ने वहां पहुंचने के बाद ऑटो चालक को तालिबानी अंदाज में बेदम पीटा। यहां तक कि युवकों की पिटाई से ऑटो चालक बेहोश भी हो गया, लेकिन गुंडे के रूप में पहुंचे ये लड़के उसे तब तक पीटते रहे जब तक उनका जी नहीं भरा। ऑटो चालक को पीटने के बाद ये लड़के उसे बाइक में अपने साथ बिठाकर कहीं ले भी गए थे। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बैतूल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रदीप धाकड़ अपनी निजी कार में कल रात शाहपुर से बैतूल की तरफ आ रहे थे। इसी दौरान ग्राम उड़दन के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर एक पुलिया से 10 फीट नीचे जा गिरी। इस घटना में जहां डॉक्टर प्रदीप धाकड़ बुरी तरह से घायल हुए हैं, वहीं कार में उनके साथ शाहपुर से बैतूल आ रही एक स्टाफ नर्स सुष्मिता सिंह गौतम की इलाज के दौरान मौत हो गई है। इस घटना के बाद स्टाफ नर्स सुष्मिता सिंह गौतम के परिजन होशंगाबाद से बैतूल पहुंचे हैं और उन्होंने इस पूरी घटना की जांच की मांग की है। हालांकि जिला अस्पताल प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले में चुप्पी साध रखी है। कोई ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि एक स्टाफ नर्स जिनकी ड्यूटी जिला अस्पताल में थी वो शाहपुर किस काम से गई थी और डॉक्टर प्रदीप धाकड़ जो कि सीएमएचओ हैं, उनके निजी वाहन में वो शाहपुर से बैतूल किन परिस्थितियों में आ रही थी। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद उम्मीद यही है कि कोई नई कहानी जरूर सामने आ सकती है। केंद्र सरकार के कृषि सुधार कानून को लेकर लगातार राज्य सरकार विरोध में रही है और तीनों कृषि बिल को लेकर राज्य सरकार ने लगातार प्रदर्शन भी किया था और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार ने ये भी स्पष्ट कर दिया था कि वो इस कानून को नहीं मानेगी और अपना नया कानून बनाएगी। और इसी कानून को लेकर एक कवायद शुरू हो गई है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के बंगले पर एक बैठक की गई और इस बैठक में अगर हम बात करें तो कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया, मंत्री अमरजीत भगत और मंत्री मोहम्मद अकबर शामिल थे। इस बैठक में जो है इस बात पर चर्चा की गई कि ड्राफ्ट किस तरीके से हो। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो राज्य सरकार ने पहले ही विशेष सत्र बुलाने की घोषणा कर दी है, तो विशेष सत्र के पहले किस तरह से ड्राफ्ट हो इस पर चर्चा की गई। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का कहना था कि इस कानून में क्या चीजें हो सकती है उसको लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है और फाइनली अगर हम बात करें तो इस पर अब जो है एक फाइनल मंथन की तरफ है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है वो किसान विरोधी है और इसके चलते किसानों को जबरदस्त नुकसान होगा। समर्थन मूल्य की जो धान खरीदी का जो सिस्टम है, मंडी सिस्टम है, वो खत्म हो जाएगा और जो बड़े व्यापारी वर्ग हैं वो किसानों का शोषण करेंगे और यही वजह है कि कांग्रेस सरकार लगातार इसका विरोध कर रही है। राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया है और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपनी तरफ से नया कृषि कानून बनाने जा रही है। हालांकि ये भी बात है कि इसको लेकर कई कानूनी पेचीदगियां हो सकती हैं, उसको लेकर भी इस पूरी बैठक में जो है वो चर्चा की गई। देखना यह है कि राज्य सरकार जो नया कानून बनाती है क्या उसको लेकर आने वाले समय में राज्य में क्या जो किसानों की जो स्थिति है क्या वो बदली हुई नजर आती है या फिर देखने वाली बात ये भी है कि क्या इतना आसान होगा कि केंद्र के कानून को नहीं मानकर राज्य में अपने कानून को लागू करना। शहर में हुए पत्रकारों से मारपीट के मामला तूल पकड़ते ही कांकेर कोतवाली प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया गया है। यह आदेश देर रात पुलिस अधीक्षक कांकेर ने जारी किया है। वहीं जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज पी सुंदरराज ने 3 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन भी किया है। कांकेर में पत्रकारों से हुए मारपीट मामले में कार्रवाई व पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग को लेकर राजधानी में आंदोलन जारी है। 2 दिन पूर्व ही पत्रकारों की टीम जांच के लिए कांकेर पहुंची थी। जांच उपरांत राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई, जिसके बाद शासन ने पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज पी सुंदरराज को आगे की जांच कार्रवाई सौंपा है। बस्तर आईजी ने जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी टीम जांच टीम गठन किया है, जिसमें जगदलपुर का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओपी शर्मा, उप पुलिस अधीक्षक कांकेर आकाश मरकाम तथा राजेश राठौर उप निरीक्षक को जांच की जिम्मा सौंपी है। वहीं देर रात पुलिस अधीक्षक कांकेर ने जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद कोतवाली प्रभारी मोरध्वज देशमुख को लाइन अटैच करते हुए कोतवाली का प्रभार कोंडाउर थाना प्रभारी राजेश राठौर को सौंपा है।
वही गुंडहौर में जवाहरलाल गायकवाड़ को प्रभार बनाया गया है। ज्ञात हो कि 26 अक्टूबर को कांकेर के पुराना बस स्टैंड में पत्रकार कमल शुक्ला व सतीश यादव के साथ मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर मारपीट के आरोप लगे थे। मारपीट का मामला तूल पकड़ने लगा तो राज्य शासन द्वारा तत्काल प्रदेश के संसदीय सचिवों की टीम जांच के लिए कांकेर भेजा गया, जिसके बाद राजधानी से 2 दिवसीय प्रवास पर पत्रकारों की टीम ने भी कांकेर पहुंच घटना की जांच की है। जांच में मिले तथ्यों के आधार पर कार्रवाई के लिए अनुशंसा करते हुए रॉप रिपोर्ट सौंपी थी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश के पत्रकारों ने राजधानी में भूख हड़ताल भी की है। साथ ही पत्रकारों ने अपनी मांग को लेकर राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपकर कांकेर कलेक्टर को हटाने के साथ न्यायिक जांच की मांग किया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बड़ी खबर, प्राइवेट अस्पताल की मनमानी सामने आई है। भोपाल, जहां प्राइवेट अस्पताल की मनमानी सामने आई, परिवार को शव देने से इनकार किया। आयुष्मान कार्ड का नहीं मिला फायदा, परिजनों के अस्पताल पर गंभीर आरोप। मरीज को 6 दिन बाद बताया मृत, अस्पताल प्रबंधन का मामले से इनकार। तो प्राइवेट अस्पताल की मनमानी एक बार फिर से सामने आई है। अस्पताल ने परिवार को शव देने से इनकार किया है। आयुष्मान कार्ड का भी कोई फायदा नहीं मिला। परिजनों ने गंभीर आरोप अस्पताल पर लगाए हैं। मरीज को 6 दिन बाद मृत बताया गया, ये परिजनों का आरोप है। ये हुआ था सही, गौरव सर ने बोला था कि 2.5 से 3 लाख रुपए खर्चा आएगा आपका। हाँ, तो 12,000 रुपये पर डे आपका बेड चार्ज लगेगा ICU का, और उन्होंने 20,000 चार्ज किया पर डे का, और करीबन 4 लाख रुपए बिल बनाया उन्होंने। 15 दिन उनको दे चुके हैं, और अभी 245 मांग रहे हैं। तो कम से कम 2 लाख की दवाई हमने पूरी ली, पूरे टेस्ट हमने करवाए हैं, और हमें उन्होंने 4 लाख का बिल दिया। तो बॉडी देने से मना कर दिया था? बॉडी देने से मना कर रहे हैं, सिक्योरिटी चेक लिया उन्होंने हमसे खाली। हाँ, और पूजा हमारे साथ, हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं। पूजा, क्या पूरा मामला है, जरा बताएं। देखिए, जो मरीज था उसे टाइफाइड की शिकायत थी, और इसी का इलाज कराने के लिए वो वहां पर अस्पताल में गया था, जहां पर अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। खास बात ये थी कि मरीज जो था उसके पास आयुष्मान कार्ड था, उसके बावजूद जो प्राइवेट अस्पताल है भोपाल का, उसने मरीज के परिजनों से पैसे लिए, और जब पैसे पूरे नहीं पड़ रहे थे तो लाश देने से भी मना कर दिया। हालांकि इस बीच इनका ऑपरेशन भी नहीं किया गया। बात कही जा रही थी कि ऑपरेशन किया जाएगा, लेकिन मरीज की हालत इतनी क्रिटिकल हो गई थी कि ऑपरेशन के पहले ही उन्हें वेंटिलेटर पर भर्ती किया गया, और 6 दिन तक वेंटिलेटर पर रखा गया। और फिर 1 दिन बाद जब उन्हें मृत घोषित कर दिया गया, तब अस्पताल प्रबंधन ने उनके परिजनों को सूचित किया कि जो मरीज दाखिल हुआ था अपना इलाज कराने के लिए, वो मर चुका है, और इसके बाद उनसे पैसे की भी मांग की गई। जबकि परिजनों ने साफ तौर पे बताया कि वो आयुष्मान कार्ड धारक हैं, और ये पूरा पैसा सरकार ही भरना है, सरकार को ही भरना है, क्योंकि सरकारी योजना के लाभ के तहत उन्हें ये कार्ड दिया गया है। लेकिन बावजूद इसके प्राइवेट अस्पताल की मनमानी सामने आई, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये कार्ड की कोई वैल्यू नहीं है, आपको पैसे तो जमा करने ही पड़ेंगे, वरना वो डेड बॉडी नहीं देंगे। जब ब्लैंक चेक परिजनों ने सौंपा है अस्पताल प्रबंधन को, उसके बाद जाकर के डेड बॉडी हैंडओवर की गई। परिजनों ने इस पूरे मामले की शिकायत CM हेल्पलाइन में भी दर्ज कराई है, और इसके साथ ही वो मांग भी कर रहे हैं कि जैसा कि सरकारी योजना आयुष्मान के तहत पूरा पैसा सरकार ही भरती है, अगर किसी को कुछ बीमारी होती है और वो बीमारी का क्राइटेरिया के तहत आता है, तो उसके बावजूद इस तरीके की मनमानी अगर प्राइवेट हॉस्पिटलों में देखने को मिल रही है, वो भी कोरोना काल में, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही चिंता का विषय है। और इस तरीके से प्राइवेट जो अस्पताल है वो भी कहीं ना कहीं कोविड के मरीजों की देखभाल कर रहे हैं, और इस तरीके के आम मरीज जब सामने शिकायत लेकर के आ रहे हैं, तो आप ये समझा जा सकता है कि कोविड काल में किस तरीके से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, और अगर ऐसी ही मनमानी जारी रही तो आने वाले दिनों में मरीजों को किस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूजा, तमाम जानकारी देने के लिए। खबर रायपुर से, जहां सीएम ने पत्र लिखा है, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है। चीफ जस्टिस PR रामचंद्रन को पत्र लिखा, यौन अपराध के मामलों में शीघ्र सुनवाई की मांग की है। सभी जिलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट का अनुरोध, फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए आवश्यक सहयोग की सहमति दी है। तो सीएम ने लिखा है पत्र, चीफ जस्टिस, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है। राघवेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, सीएम ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है और साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट का अनुरोध। देखिए, जिस तरीके से महिलाओं और बच्चों
से संबंधित जो अपराध हैं वो पूरे देश भर में बढ़ते जा रहे हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने चिंता जताते हुए इस विषय में फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग की है और उसके लिए उन्होंने बकायदा जो मुख्य न्यायाधीश है उच्च न्यायालय के, उनको पत्र लिखकर मांग की है कि सभी जिलों में इस तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए अगर हाई कोर्ट अधिसूचित करता है तो राज्य सरकार की ओर से इस मामले में बिल्कुल सहयोग किया जाएगा और सभी जिलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए जो है ये मांग इसीलिए की गई है ताकि जल्दी से जल्दी ऐसे मामलों का निपटारा हो सके, क्योंकि कई बार ऐसे मामलों में देरी होती है, जो न्याय मिलने की प्रक्रिया में देरी हो जाती है, तो ऐसे में महिलाओं और बच्चों से संबंधित जो अपराध हैं उनका शीघ्र अतिशीघ्र निराकरण हो सके और उसमें जो अपराधी हैं, जो दोषी हैं, उनको जल्द से जल्द जो है एक तरीके से सजा मिल सके। इसके लिए इस कोर्ट की मांग मुख्यमंत्री ने की है। देखना है किस तरीके से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है इस पर संज्ञान लेते हैं और जाहिर तौर पर एक अच्छी पहल है कि छत्तीसगढ़ में भी जो अपराध बढ़े हैं खासकर महिलाओं और बच्चों से संबंधित उनको रोकने में इससे मदद देखना होगा इस पत्र का जवाब क्या आता है। शुक्रिया आपका राघवेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। और रायपुर से खबर, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के न्यायाधीश को पत्र लिखा। मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्रन को पत्र लिखा। पत्र में यौन अपराध संबंधित प्रकरण में शीघ्र सुनवाई की मांग की है और अब देखना है इस पत्र का जवाब क्या आता है। और रायपुर से ही अगली खबर, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान। ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र पर बयान। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है मरवाही, जिसके पास सही जाति प्रमाण पत्र होगा वही लड़ेगा चुनाव। इसमें किसी तरह की तकलीफ या चिंता की कोई बात नहीं, सरकार का इसमें कोई रोल नहीं। चुनाव आयोग तय करता है कौन सी सीट सामान्य और कौन सी अनुसूचित जनजाति के लिए होती है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने अब बयान दिया है। आपको बता दें ऋचा जोगी की जाति का ये पूरा मामला और अब इसको लेकर उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है मरवाही, जिसके पास सही जाति प्रमाण पत्र होगा वही लड़ेगा चुनाव। इसमें किसी तरह की तकलीफ या चिंता की कोई बात नहीं। और खबर खरगोन से, जहां दो मोटरसाइकिल की टक्कर हादसे में एक शख्स की मौत, 3 घायल से गांव के पास की पूरी घटना। पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंची है। आपको बता दें कि 2 मोटरसाइकिल में टक्कर हुई, एक की मौत हो गई इस पूरे हादसे में और 3 लोग घायल हैं। से गांव के पास की पूरी घटना।